तो बच्चों ये अपठित गद्यांश हम पार्ट 20 का कर रहे थे, उसी में अब हम प्रश्नावली करेंगे। प्रश्नावली में मैंने आपको बताया कि पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2 या 3 बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। हिमालय भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत होने के कारण इसे पर्वतराज एवं गिरिराज आदि भी कहते हैं। इसकी चोटियां सदा बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए इसे हिमालय कहते हैं। हिमालय भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर पहरेदार के समान बाह्य आक्रमणों से देश की सुरक्षा करता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु आदि महानदियां हिमालय से ही निकलकर भारत भूमि को सिंचित करती हैं। हिमालय पर अनेक प्रकार की दुर्लभ औषधियां प्राप्त होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान स्वरूप हैं। हिमालय बाह्य आक्रमणकारियों से हमारी रक्षा करता है। विदेशी वायुयान हिमालय पर्वत को लांघकर भारत पर आक्रमण नहीं कर पाते हैं। हिमालय पर एक ऊंची चोटी एवरेस्ट है। इसे कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसी पर्वत पर भगवान शिव गणों सहित निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। अनेक ऋषि मुनि हिमालय पर तप में लीन रहते हैं। तो ये आपका अपठित गद्यांश था और इस पर आधारित प्रश्न है कि हिमालय को पर्वतराज क्यों कहते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए, बहुत इजी है। सबसे पहली लाइन में ही उत्तर दिया है कि संसार का सबसे ऊंचा पर्वत होने के कारण इसे पर्वतराज कहते हैं। इसे हिमालय को पर्वतराज क्यों कहते हैं। पर्वतराज क्यों कहते हैं। उत्तर लिखेंगे, सबसे ऊंचा, संसार का सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा पर्वत होने के कारण इसे पर्वतराज कहते हैं। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न करेंगे इसी में कि हिमालय भारत की किस प्रकार रक्षा करता है। तो हिमालय लिखिए, हिमालय भारत की किस प्रकार रक्षा करता है। किस प्रकार रक्षा करता है। हिमालय बाह्य आक्रमणकारियों से
वाह्य आक्रमणकारियों से रक्षा करता है। ठीक है। अब फिर तीसरा है, हिमालय का यह नाम क्यों पड़ा? हिमालय का यह नाम क्यों पड़ा? लिखिए, इसकी चोटियां सदा बर्फ से ढकी रहती हैं। इसकी चोटियां सदा बर्फ से ढकी रहती हैं, इसीलिए इसे हिमालय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? नदियाँ कौन कौन सी हैं? उत्तर लिखेंगे, हिमालय से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु आदि नदियाँ निकलती हैं। कुछ भी ढूंढना ही नहीं है, साफ उसी में प्रश्नों के उत्तर दिख जाते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर क्या लिखेंगे? पर्वतराज हिमालय। इस गद्यांश का
का शीर्षक है। तो ये आपका पहला गद्यांश के प्रश्न उत्तर हो गए। तो ऐसे ही कोई कठिन नहीं है। दूसरा देखिए, इसमें अपठित पद्यांश है कि मैंने बचपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती से एक न अंकुर फूटा, बांध्या मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए। अब ये कविता की पंक्तियां हैं, पढ़ी होगी शायद आपने भी एक कविता, कि कवि ने बचपन में क्या काम किया था। दूसरा है अपठित पद्यांश। प्रश्न एक क्या है कि कवि ने बचपन में क्या काम किया था। कवि ने बचपन में क्या काम किया था। तो क्या काम किया था कवि ने? छिपकर पैसे बोए थे। कवि ने छिपकर पैसे बोए थे। जैसे फसलों के लिए बीज बोए जाते हैं, वैसे कवि ने फसलों के समान ही पैसों के बीज बोए थे। कवि ने क्या सपना देखा था? कवि ने क्या सपना देखा था? कवि ने यह सपना देखा था कि पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। तीसरा है कवि के सपने का क्या हुआ। प्रश्न 3, कवि के सपने का क्या हुआ। अब कवि के सपना का क्या हुआ कि उसके सपने मिटकर धूल हो गए। कवि के सपने मिटकर धूल हो गए। फिर है कलदार शब्द का क्या अर्थ है। कलदार शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर, कलदार का अर्थ है सिक्के। कलदार का अर्थ है सिक्के।
बंजर का विलोम शब्द क्या है? 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 बंजर का है उर्वर। बंजर का विलोम उर्वर है। अब बंजर जहाँ पर कुछ भी ना उगे और उर्वर जो उर्वरक से भरपूर हो। फिर अगला है कि वह पावस का दिवस। अब देखिए इसमें आपको दूसरा जो अपठित पद्यांश है वो कठिन लगा क्या? इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। अब कलदार जो सिक्के होते हैं, कलदार उन्हीं को कहा जाता है जो सिक्के होते हैं। रुपयों की कलदार मजदूर फसलें खनकेंगी। कलदार कहते हैं जो गिल्लट के पैसे होते थे, उन गिल्लट का सिक्का, उन्हें ही कहते हैं। अब अगला हम फिर पढ़ेंगे एक पद्यांश कि वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली से हरी दूब पुल की मुस्काई। अब देखिए जैसे ही बारिश का मौसम हो जाता है वैसे ही जो धरती में पड़े हुए अंकुर होते, वो बीज होते हैं, उनमें अंकुर फूटने लगते हैं। और अब इन प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। अब इसमें दिया है कि इन पंक्तियों में किस ऋतु का वर्णन है। तो प्रश्नों के उत्तर, अब मैंने बताया आपको किस ऋतु का वर्णन है, वर्षा ऋतु का। पहली बूंद का धरती पर क्या प्रभाव पड़ा? धरती पर बूंद पड़ते ही अमृत के समान लग रही है। पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से। और पहली बूंद धरती पर पड़ते ही कैसे ऐसा लग रहा है कि वो धरती से अंकुर फूट पड़ा हो और धरती के सूखे अधरों पर अमृत के समान गिरी। अब बूंद की तुलना किससे की गई है? अमृत के समान। और वसुंधरा की रोमावली किसे कहा गया है? प्रकृति को। वसुंधरा यानी पृथ्वी, और प्रकृति को ही कहा है, धरती को। अब लिखिए इसमें इन पंक्तियों में किस ऋतु का वर्णन है? प्रश्न 1, इन पंक्तियों में किस ऋतु का वर्णन है? उत्तर लिखेंगे वर्षा। इन पंक्तियों में वर्षा ऋतु का वर्णन है। पहली बूंद का धरती पर क्या प्रभाव पड़ा? पहली बूंद का धरती पर क्या प्रभाव पड़ा? अब पहली बूंद धरती पर गिरते ही
पहली बूंद धरती पर गिरते ही बीजों से अंकुर फूटने लगे। बीजों से अंकुर फूटने लगे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि बूंद की तुलना किससे की गई है? बूंद की तुलना किससे की गई है? बूंद की तुलना किससे की गई है? तो बूंद की तुलना अमृत से की गई है। बूंद को अमृत के समान माना गया है। माना गया है। अब 4 है कि वसुंधरा की रोमावली किसे कहा गया है? वसुंधरा की रोमावली प्रकृति को कहा गया है। तो ये आपका अपठित पद्यांश समझ में आया आपको बच्चों? कुछ ये ऐसे ही आप अभ्यास करके ही इनको आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में अभ्यास प्रश्न पत्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।